वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं आप लोग को क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के दूसरी बुक जिसका कि नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसका मैं आप लोग को फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग बताने जा रही हूँ और लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑफ कोर्स एक पार्ट में बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बहुत सारे पार्ट्स होंगे इसके, आप लोग आगे के पार्ट्स भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा कंटेंट्स। यहाँ पे है हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और अब हम लोग शुरू करते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू छोटा सा दिया हुआ है और यहाँ पे इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है। इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, बट शॉर्ट में ही बताऊँगी, इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर है। उसमें यही दिया गया है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें इस चैप्टर में बेसिकली 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे सामने थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये जो फिगर दिया हुआ है ये तब का है जब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान और मतलब मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ थोड़े निकले थे, क्योंकि मतलब उस समय पार्टीशन भी हो गया था, तो थोड़ा दुख भी था पार्टीशन का और इंडिपेंडेंस की खुशी भी थी, उसी से रिलेटेड ये है। और इसमें यही बताया गया और इसमें ये भी बताया गया कि अगले चैप्टर्स में हम और भी चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका कि नाम है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको कि अभी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। At the hour of midnight on 14-15 August 1947, India attained independence. सन 1947 की 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसको आज़ादी मिली हिंदुस्तान को। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, addressed a special session of Constituent Assembly that night. स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। This was the famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with. और उनका यह प्रसिद्ध भाषण जिसका नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा भाषण दिया था, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। और अगर आप चाहते हैं ये भाषण सुनना तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बिन वेटिंग फॉर। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। यू हैव रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स दैट देयर वर मेनी वॉइसेस इन आवर नेशनल मूवमेंट। आपने अपने इतिहास के पास पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा ही होगा कि मतलब हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोग शामिल थे, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, बहुत सी आवाज़ें बुलंद थी। बट देयर वेयर 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। लेकिन मतलब 2 बातों पर सबकी सहमति थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा 2 चीज़ें तो करनी ही हैं, इस पर सबकी सहमति थी। 1 that after independence we shall run our country through democratic government। पहला ये था कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरा था 2 that the government will be run for the good of all, particularly the poor and the socially disadvantaged groups। और दूसरा ये था कि सबके भले के लिए काम करेगी सरकार और इस शासन में गरीब और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। Now that the country was independent, the time had come to realize the promise of freedom। अब जबकि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था तो आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। This was not going to be easy. India was born in very difficult circumstances। यह कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थिति में हुआ था। Perhaps no country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947।
हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क उन हालातों में आज़ाद नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन देश का बंटवारा भी हो गया था, पार्टीशन भी हो गया था, पाकिस्तान भी बन गया था। तो ये एक दुखद बात थी। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री, आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ, अभी मैंने जैसे आपको बताया। The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ट्रॉमा मतलब त्रासदी। तो सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। It was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को पूरा करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nations. आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में भी मतलब हमारे जो नेता थे उनका ध्यान इस बात से नहीं हटा कि नया राष्ट्र चुनौतियों के चपेट में, चुनौतियां हमारे सामने भरी पड़ी हैं, उस सबसे हमें ओवरकम करना है। सो यहाँ पे यही दिया हुआ था। नीचे आप एक फिगर देख सकते हैं, ये हमारे इंडिपेंडेंस डे का फिगर है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे का, और यहाँ ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू है, और यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान की जनता है, और ये रेड फोर्ट पर उन्होंने तिरंगा फहराया और उसके बाद ये भाषण दे रहे हैं, उसी का है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, बिकॉज इससे हो सकता है क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 चैलेंजेस। उसके पहले आप ऊपर देख सकते हैं, उस समय जो पेपर मतलब हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का एक कटआउट दिया हुआ है जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोग समझ जाइए। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कटआउट। और यहाँ बगल में आप सब लोग देख सकते हैं ना, 14 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कुछ कहा था, उसी का कुछ दिया हुआ है, तो ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ पढ़ के, और इसका हिंदी भी बता देती हूँ। Tomorrow we shall be free from the slavery of British domination, but at midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as of mourning. कल हम अंग्रेजी राज्य की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसीलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। ये महात्मा गांधी ने कहा था 14 अगस्त 1947 को कलकत्ता में। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे 3 चैलेंजेस। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन करते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होने लगेंगे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थीं। द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू सेव अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। पहली और तत्कालिक चुनौती ये थी कि भारत को एकता के सूत्र में बांध के कैसे रखना था, एक गुट कैसे बनाना था भारत को। येट accommodative ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी, जिसमें कि भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। India was a land of continental size and diversity. भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के ही बराबर था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी, बहुत टाइप के लोग थे जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जिनका अलग अलग कल्चर था, रहन सहन जिनका अलग अलग था, फिर मतलब बहुत अलग था, हर रीजन में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें थी, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला था एक नेशन को फॉर्म करना जो कि एक साथ रह पाए। बिकॉज ऑफ कोर्स सोच सही सी बात है, मतलब जाहिर सी कि 2 लोगों की सोच अगर मेल नहीं खाएगी तो दिक्कत तो होना ही है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। तो यही मेन चैलेंज था, जो फर्स्ट था वो यही था। तो पढ़ते हैं हम लोग इसको। Its people spoke different languages and followed different cultures and religions. यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे और अलग अलग धर्म को भी फॉलो करते थे। एट दैट टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव दैट अ कंट्री फुल ऑफ सच काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। और उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था ना कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिन तक एकजुट रह ही नहीं सकता है।
द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरी वंस वर्स्ट फियर। और जब देश का बंटवारा हुआ ना, तब लोगों की ये आशंका सच साबित होने लगी। और फिर हमारे सामने कुछ बहुत से क्वेश्चंस खड़े हो गए। देयर वेर सीरीज क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत के भविष्य को लेके। वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री, क्या भारत एकजुट होके एक देश के रूप में रह पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा? वुड इट डू सो बाय एम्फेसिजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव, क्या केवल एकजुट करने में हम अन्य उद्देश्यों को तिलांजलि दे देंगे? Would it mean rejecting all regional and sub-national identities? And there was an urgent question: how was integration of the territory of India to be achieved? और जो सबसे महत्वपूर्ण उस समय का सवाल था वो ये था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। अब दूसरी चुनौती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट चैलेंज तो आपने देख लिया कि यही था कि कैसे भारत को एकजुट कर बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग कल्चर फॉलो करते थे, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे। तो ये एक फर्स्ट हमारी बड़ी चुनौती थी। सेकंड चुनौती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सेकंड चैलेंज के बारे में। द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करना था। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ा होगा पीछे के क्लासेस में। यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन्स। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान देने का अधिकार दिया गया है। These features ensure that the political competition would take place in a democratic framework. Sorry, एक लाइन छूट गया। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने लोकतांत्रिक और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वोट देंगे और फिर उससे गवर्नमेंट बनेगी, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया। दीज फीचर्स इंश्योर दैट द पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। और इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मतभेद तो होंगे ही और मुकाबले भी होंगे, क्योंकि कंपटीशंस तो होना ही है, एक दूसरे जीतने के होड़ में होगा ही कुछ ना कुछ। ओके, सो जल्दी करते हैं। A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. The challenge was to develop democratic practices in accordance with the constitution. फिर क्या था कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता था, लेकिन इतना भली काफ़ी नहीं होता। हमें ना संविधान को फॉलो भी करना होगा। केवल संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कि हाँ हम संविधान का पालन करेंगे, उससे नहीं ना हो जाएगा। हमारी सोच भी संविधान की तरह मतलब अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसा ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था। द थर्ड चैलेंज वाज टू सेकंड, फर्स्ट क्या था कि हमें यूनाइट करना है इंडिया को, सेकंड क्या था डेमोक्रेसी, और थर्ड क्या था हमारा, वो भी हम पढ़ेंगे। द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ द सम सेक्शंस। तीसरी चुनौती थी ना कि ऐसा विकास करना है जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ ही मतलब भाग का सोसाइटी के या कुछ तबकों का ही। Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. और इस मोर्चे पर संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से जो वंचित तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं उनको विशेष सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उस समय सोसाइटीज़ में भी ना कुछ होता था कि कुछ जात धर्म पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर पे भी डिस्क्रिमिनेशन था, कलर पे भी डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये सब जो लोग डिस्क्रिमिनेटेड लोग थे उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए। The Constitution also set out in the directive principles of state policy the welfare goals that democratic politics must achieve. संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। The real challenge now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty. अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कुछ कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। ये हमारी अब असली चुनौती थी। तो तीनों चैलेंज आपने पढ़ लिया, अब हम फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस? आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीडेड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव सेट आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? और संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की
दिशा में कहाँ तक सफलता मिली हिंदुस्तान को। द इंटायर बुक इज एन अटेम्प्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चंस। ये पूरा बुक इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है इस पूरे बुक में। द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस सो एज टू इक्विप यू टू डेवलप योर ओन आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस लाइक दिस। अब इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है ताकि हम खुद इन जैसे बड़े कठिन सवालों का उत्तर तलाश पाने में काबिल हो सकें। और फिर है इन द फर्स्ट 3 चैप्टर्स वी लुक एट हाउ द 3 challenges mentioned above were faced in the early years after independence। पहले के 3 अध्यायों में चैप्टर्स में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका सामना उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। In this chapter, we focus on the first challenge of nation building that occupied center stage in the years immediately after independence। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इसी पर हम इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। We begin by looking at the events that formed the context of independence। और शुरुआत में हम उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया। This can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence. We shall then see how India chose to shape itself into a nation united by a shared history and common destiny. This unity had to reflect the aspirations of people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of people. In the next 2 chapters, we shall turn to challenges of establishing a democracy and achieving economic development with equality and justice। इस चैप्टर में हमने जो फर्स्ट चैलेंज पढ़ा ना कि कैसे हम कंट्री एक यूनाइटेड कंट्री बनाएंगे, बिकॉज यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और फिर अगले 2 चैप्टर में हम बाकी 2 चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। और यहाँ हम नीचे देख सकते हैं 3 स्टैम्प्स दिए गए हैं। ये हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे पे रिलीज़ किए गए थे ये तीनों स्टैम्प्स, और ये कुछ हमारे चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि स्टैम्प्स किन किन चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये हमारा नेक्स्ट पेज है और यहीं तक मैं पढ़ाऊँगी। ये देखिए, ये भी कुछ पेपर्स के कटआउट्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा एक पोएम लिखा गया था उस टाइम का, जो कि उर्दू में था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ये था कि कभी मतलब इस पोएम में मेनली यही बताया गया है ना कि कभी जिस राष्ट्र की हम सपना देखते थे आज हमें वो मिल गया, हमें आज़ादी मिल गई, हम गुलामी से मुक्त हो गए। और सेकंड इधर आपको देख सकते हैं अमृता प्रीतम के द्वारा एक लिखा गया है, ये भी एक पोएम ही है। और यस, नीचे देखिए ये मोहम्मद अली जिन्ना और इधर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बोला था अपने अपने भाषण में, उसी का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो मैं बता देती हूँ मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था। उन्होंने 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में मतलब एक भाषण देते हुए कहा था कि हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को की इन जटिलता को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में बटे हुए हैं। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद हैं या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और नेहरू जी ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के एक पत्र में 15 अक्टूबर 1947 को कहा था कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे। तो यही बोला था इन दोनों ने। और मैं यही चैप्टर ख़त्म करती हूँ। अगले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। और उम्मीद आप लोग को वीडियो समझ आया होगा और मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं।
तो आप लोग को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या कमियाँ थी इसमें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।